में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। अरे रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता में बैठे नेता ये भ्रम में न रहे। सत्ता में बैठे नेता ये भ्रम में न रहे। सत्ता किसी की बात की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हम किसी से नहीं डरते। लेकिन क्या है, कुछ लोग सत्ता के लालच में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तरह तरह से लड़ा रहे हैं और मुद्दों से भटका रहे हैं। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? शिक्षा देश में बर्बाद हो गई है, सुरक्षा देश में बर्बाद हो गई है, और धर्मेंद्र प्रधान इतने दिनों तक जो है धरना प्रदर्शन होने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देता। कितनी शर्मनाक बात है। तो आते हुए आपको कुछ डर खौफ लगा था क्या? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। बात शिक्षा की है, बात तालीम की और एजुकेशन की है। और ये एजुकेशन मेरी ज़िंदगी से निजी ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये युवाओं से, बच्चों से, सारे का ये भविष्य है। उनके भविष्य के लिए अगर हम न लड़े तो फिर कौन लड़ेगा? आंदोलन की आवाज़ जो है पहुंच पाएगी सरकार तक? इसकी आवाज़ फलक तक गूंजेंगी, आसमान तक गूंजेंगी, और इंशाअल्लाह उन्हें देना ही पड़ेगा हर हाल में। चूँकि ये एक दो की आवाज़ नहीं है, हिंदुस्तान देश भर से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो बात तो माननी ही पड़ेगी। देखिए, यूथ जाग रहा है, सब लोग जाग रहे हैं। अब वो वाली राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब जो है एकता वाली वो चलेगी, यूनियन चलेगी। 99 सरकारी स्कूलों में जो है टॉयलेट नहीं है बेटियों के लिए। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। भाजपा जो है धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है, आरएसएस तानाशाही कर रही है। सरकार का धर्म जो है संविधान है, और भारतीय संविधान का पद सबसे ऊंचा है। चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। हिंदुस्तान जिससे हम सबको प्यार है, जिस पर हम सबको गर्व है, और जिस हिंदुस्तान को देखते समझते सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, जिस हिंदुस्तान में हम बड़े हुए हैं, उस हिंदुस्तान की परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी बदली हुई दिखाई देती हैं। इतने सारे इश्यूज, इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी समस्याएं आपको दिखेंगी जो एक ही वीडियो में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग हैं, और ये अलग अलग तरह के पोस्टर्स आपको दिखेंगे जहां पे भारत पे जो कर्जा है उसकी बातचीत हो रही है, भारत में जो आत्महत्याएं हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है, जो शिक्षा व्यवस्था की बदतर स्थिति है उसके बारे में बातचीत हो रही है, इसके अलावा महिलाएं और लड़कियां जो लापता हो रही हैं उसके बारे में अलग अलग तरह के पोस्टर्स और उन समस्याओं का जिक्र है जिन समस्याओं को हम सब देख रहे हैं और हम सब अनफॉर्चुनेट मानते हैं। लेकिन इसकी कोई खबर आपको बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स में स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं दिखाते हैं। हम लोग कोशिश करते रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या है कि इन सब समस्याओं को ढका गया संप्रदायवाद के आवरण में। मतलब मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू मेजोरिटी के दिमाग में ये ठूंस दो ताकि वो लोग इस बारे में बात ना कर पाए। लेकिन जंतर मंतर पर जहां स्टूडेंट्स के इश्यूज पर, एडुकेशन के इश्यू पर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां ये दृश्य में दिख रहा है जहां भारत का संविधान, उसके शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर और जिनके आइडियाज पर यह पूरा हिंदुस्तान रचा बसा है, हिंदुस्तान की नींव में जो शख्स हैं महात्मा गांधी की तस्वीर है। और साथ बैठे हैं, नाम मुझे नहीं पता, पहली दफा इनसे मिल रहा हूं, लेकिन इनके अटायर को देखकर लगता है ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते होंगे। साथ में जो भाई बैठे हुए हैं उनके और कपड़ों से पहचानों का नारा तो आपने भी सुना होगा, माफ करिएगा, लेकिन जो चीजें हैं वो बोलनी होंगी। तो उनके अटायर को देख के लगता है कि वो मुसलमान हैं। तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं वो इन समस्याओं के साथ सामने बैठे हुए हैं। बड़ा शानदार क्रिएटिव सा तरीका। और भारत का संविधान आपने लिया हुआ है, एक मुसलमान के साथ आप बैठे हुए हैं, हिंदू अटायर है आपका, देशद्रोही हो जाएंगे आप। डर नहीं लगता इस बात का? देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हम किसी से नहीं डरते। और पहला मेरा ये कहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, पहली बात। दूसरी बात, हम भारतीय हैं, जिसका इस जमीन पर जन्म हुआ है वो सब भारतीय हैं, यही भारत माता है। अगर कोई व्यक्ति मुसलमान से या देश के किसी भी नागरिक से नफरत करता है, ऊंच नीच करता है, तो वो देश का विरोध करता है। भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता।
भारतीय संविधान तो ये कहता है मानवता का पालन करें, भारतीय संविधान का पालन करें, सब लोग सद्भावना, प्रेम, भाईचारे के सब साथ लोग रहें। समान हो, बराबरी हो। बराबरी हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, सब समान हो। लेकिन क्या है, कुछ लोग सत्ता के लालच में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तरह तरह से लड़ा रहे हैं और मुद्दों से भटका रहे हैं। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? शिक्षा देश में बर्बाद हो गई है, सुरक्षा देश में बर्बाद हो गई है। यही कारण है नीट का पेपर लीक होता है, 2026 और 20 से ज्यादा बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान इतने दिनों तक जो है धरना प्रदर्शन होने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देता। कितनी शर्मनाक बात है। 89 पेपर अभी तक पिछले 10 साल में लीक होते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। 93,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 1 लाख स्कूलों में आपका जो है एक टीचर है और सिंगल टीचर है, और 99,000 सरकारी स्कूलों में जो है टॉयलेट नहीं है बेटियों के लिए। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने के लिए पानी नहीं है। क्या मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे हो, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो। तो ये जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, ये पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही है। बहुत हिंदू होकर आप भाजपा और आरएसएस की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत वो तो हिंदुओं के रक्षक हैं। देखिए पाखंडवादी और भ्रष्टाचारी ये दोनों आपस में भाई हैं, ये किसी के रक्षक नहीं है, ये स्वार्थी हैं। क्यों राम मंदिर में चोरी होती है, भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो गई, इतने सारे कैमरे लगे थे, इतने सारा फोर्स लगा था, सब कुछ लगा था, हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाओं पे ठेस पहुंचा दी, कितना सदमा लगा हुआ। आप मैं कह रहा हूँ पाखंडवादी किसी का नहीं है, स्वार्थी है, सत्ता का लालची है, और भ्रष्टाचारी भी किसी का नहीं है, वो स्वार्थी है और सत्ता का लालची है। आप कौन हैं? मैं भारतीय हूँ सबसे पहले, और अपना परिचय दीजिए साहब। मेरा नाम है पंडित विष्णुकांत शर्मा, और मेरा जो पहला मैं हूँ भारतीय हूँ, और मेरा धर्म मेरे भारतीय संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, संविधान के प्रति जो अभी नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव से पहले लेकर घूमते थे, तो इसका लाल जो आवरण है उसे देखकर लोगों ने कहा ये चाइनीज एजेंट है, वामपंथी है। देखिए, पाखंडवादी लोग ऐसे ही गुमराह करते हैं। संविधान है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के सारे रूल और रेगुलेशन है, ये भी भारतीय संविधान है। क्योंकि बड़ा वाला संविधान लाना यहाँ थोड़ा कठिनाई था, तो इसलिए लाया। लाल हो चाहे ब्लू हो, है संविधान। ये आपने कब आए आप यहाँ पर, कब ये सब कुछ आपने किया है? मैं रेगुलर आ रहा हूँ, पिछले जब से ये शांतिपूर्ण धरना स्टार्ट हुआ तभी से आ रहा हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में कई दिनों से काम कर रहा हूँ। ये सब मैंने जाना समझा। मैंने जाना 3,40,418 बच्चे चोरी हो रहे हैं, 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता हो रही हैं, और 3.6 लाख रेप के केस हो रहे हैं, हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। भाजपा जो है धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है, आरएसएस तानाशाही कर रही है, पाखंडवाद फैला रही है, मनुस्मृति को जो ये लोग मान रहे हैं, भारतीय संविधान को नहीं मान रहे, और संविधान को कहीं ना कहीं ये तो कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो पंडित जी, अपहोल्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मकसद यह है कि संविधान जो है उसी से सरकार चले, उसी से ये देश चले, यही है ना? बिल्कुल। और इसमें मैं बात एक लाइन और जोड़ दूं, सरकार का धर्म जो है संविधान है, और भारतीय संविधान का पद सबसे ऊंचा है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान हमने अपने आप को सौंपा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अंगीकार करते। अच्छा साहब, माफ करिएगा थोड़ा सा बैठने में और कैमरे के हिसाब से मैं खराब दिख सकता हूं, लेकिन आप ये बताएं, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था ना, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, इंटेलेक्चुअल तबके ने ये कहा कि मुसलमान जो है देख समझ के ही जाएं, क्योंकि मुसलमान अगर जाएंगे तो अलग तरीके से उनको पेंट कर दिए जाने की कोशिशें होती हैं। आप अटायर से जैसा कि मुसलमान लग रहे हैं भाई, तो आते हुए आपको कुछ डर खौफ लगा था क्या? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। बात शिक्षा की है, बात तालीम की और एजुकेशन की है, और ये एजुकेशन मेरी ज़िंदगी से निजी ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये युवाओं से, बच्चों से, सारे का ये भविष्य है। उनके भविष्य के लिए अगर हम ना लड़े तो फिर कौन लड़ेगा? तो हमारे कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। वो अपनी तानाशाही पे उतर जाए, हम तो अपनी शांति तरीके से इस प्रदर्शन को आगे लेकर चलेंगे और चलते रहेंगे। मतलब वो तेग आजमा रहे हैं, आप गर्दन आजमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन से आप भी आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। अच्छा, सूरत गुजरात से आज स्पेशलिस्ट पहले दिन ही आप आए हैं? कल से। कल से हैं। अच्छा, और भी 2 लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। और ये बताएं साहब, आप सूरत से आए हैं आप?
गुजरात से आए हैं। गुजरात तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जगह जो है वो है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है और अभिजीत दीपके ने कल कहा कि मोदी का भी इस्तीफा लेंगे। मुखिया तो वही है, क्रेडिट सर। आपको लगता है कि इस आंदोलन की आवाज जो है पहुंच पाएगी सरकार तक? इसकी आवाज़ फलक तक गूंजेंगी, आसमान तक गूंजेंगी और इंशाल्लाह उन्हें देना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि ये एक दो की आवाज़ नहीं है। हिंदुस्तान देश भर से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो बात तो माननी ही पड़ेगी उन्हें। अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। पंडित जी से बात हुई, साहब से बात हुई, और अब दो लोग और हैं। एक पोस्टर मुझे बड़ा दिलचस्प दिख रहा है, उस पोस्टर पे हम बात करेंगे। और भाई हमारे जो हैं इनसे भी बात करते हैं। भाई तो गुजरात से हैं, आप कहाँ से हैं? जी मैं यूपी रामपुर से हूँ मैं। रामपुर से आप? जी सर। आजम खान वाला इलाका? जी आजम खान सर वाला। अच्छा, तो आजम खान वाले इलाके से भी साहब हैं। और ये पोस्टर एक बार मुझे भी दिखाइए साहब। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट कह रहा है हे आई एम फॉलिंग। और फॉलिंग कहां पर? एग्जाम लीकिंग मशीन में। एग्जाम लीकिंग मशीन को धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो घुमा रहे हैं, और एग्जाम लीकिंग मशीन से निकल क्या रहा है? ब्लड ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब पेपर लीक होते हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं होता है, बल्कि युवाओं की जो जान है वो निचुड़ जाती है। जिन लोगों ने सुसाइड किया पेपर लीक के कारण, वो केवल कुछ संख्या है, लेकिन इसके अलावा लाखों की संख्या में जो लोग डिस्ट्रेस में गए, जिनका परिवार डिस्ट्रेस में गया, वो भी उतनी ही पीड़ादायी है। आप भाई आए तो पेपर लीक के मुद्दे पे ही हैं। यस सर। कब से आ रहे हैं आप? सर मैं 20 तारीख से आ रहा हूँ यहाँ पर, और 20 तारीख से डेली आ रहा हूँ मैं। डेली बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था तो नहीं आ पाया था, उसके बाद में वो थोड़ा ठीक होगा, उसके बाद में फिर मैं डेली आ रहा हूँ मैं। अच्छा, 20 तारीख से जब आप आ रहे हैं तो कल तक जंतर मंतर का सीन कुछ और था। यस सर। कम भीड़ थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अभी। तो पैर रखने की जगह नहीं हो रही है, तो क्या कारण आपको इसके पीछे लग रहा है? देखिए यूथ जाग रहा है, सब लोग जाग रहे हैं। अब वो वाली राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब जो है एकता वाली वो चलेगी, यूनियन चलेगी। अब ये किसी का पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, ये एग्जाम को लेके बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। ये सबके बच्चों को भविष्य का मुद्दा है ये, और इसके लिए अभी आवाज नहीं उठाई गई तो इसमें बहुत लेट हो जाएंगे, जो कि फिर आज इन बच्चों के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चों के साथ में हो जाएगा, और वो होगा ही, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम लीक नहीं हुआ है, या एक एग्जाम लीक नहीं हुआ है, इससे 80+ एग्जाम लीक हो चुके हैं। और उसमें होने के बाद में क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, घर वालों से कुछ कह नहीं पाते हैं, घर वाले उनसे उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा तो कुछ करेगा, वो अपना भविष्य बनाएगा, अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, पर वो पहले ही लीक हो जाता है तो बच्चा पहले ही डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद में वो कुछ नहीं करता, न ही घर वालों को बता पाता, वो सिर्फ उसको यही लगता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं आजाद हो जाऊंगा अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये इसके बाद में उसका कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि वो पूरे साल मेहनत करता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद में उसको जब पता चलता है लास्ट में कि उसका एग्जाम लीक हो चुका है, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, चारा ही नहीं दिखता, तो वो लगता है कि अब मुझे जीने का वो नहीं लगता। और यही भाव जब उमड़ जाता है तो ये भीड़ जो है जंतर मंतर पे जो हमें दिख रही है वो हमें दिखती है। साहब आप कहाँ से हैं? मैं इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन नाम है मेरा, और मैं कानपुर से हूँ, कानपुर यूपी से। तो इंजीनियर साहब कब के इंजीनियर हैं आप? 2012 से इंजीनियर हूँ। मतलब 2012 में पास आउट हो गए थे, मतलब हमारे सुपर डुपर सीनियर हुए आप। बिल्कुल, तो आप जानेंगे क्योंकि हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, और मैं इसलिए आया हूँ और जो सारे लोग इसलिए आए हैं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, जो सोनम वांगचुक जी का कहना है, और जो सारे लोग आए हैं जिनकी जमीर जिंदा है, इसलिए आए हैं कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न हुकूमत न रहनुमा, अब ये जो हुकूमत है और न रहनुमा, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, इसीलिए कोशिशें होती हैं कलम और कागज को छीन लेने की। जो भाई साहब ने बताया और जो डाटा है, सिंगल टीचर ड्रिवन स्कूल 1 लाख से ज्यादा, सरकारी स्कूलों में जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज की स्थिति भी ऐसी ही है, परीक्षाएं होती हैं लीक हो जाती हैं, सरकारी नौकरियों की जो रिक्तियां हैं वो लगातार साल दर साल कम होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब किससे उम्मीद करें
किससे मुंसिफी चाहे? बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल से तो पढ़ाई लिखाई आदमी करता है और पेरेंट्स कैसे पैसा जुगाड़ करते हैं। मैं बिहार के प्रॉपर रहने वाला हूँ। मैं तब आ गया था पढ़ाई करने के लिए कानपुर। जब आ गया तो मैंने देखा कि हमारे पिताजी जो हैं बहुत मुश्किल से धान बेचकर, चावल बेचकर और गेहूं बेचकर पैसा देते थे। तब हमने बीटेक कर पाए, एमटेक कर पाए और पीएचडी कर पाए। इसलिए नहीं किया था कि ये जो सरकार है हमारी पेपर ही लीक कर देगी। मैंने IEEE का एग्जाम तब क्वालिफाई किया था, तब कोई समस्या नहीं थी। तो मुझे कहना है कि रण में जो हार मान ले, युवाओं के लिए जैसे भाई आए और सारे लोग आए हैं, कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। अरे रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता में बैठे नेता ये भ्रम में न रहे, सत्ता में बैठे नेता ये भ्रम में न रहे। सत्ता किसी की बात की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सत्ता आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप उतर जाइए। निभा नहीं पा रहे हैं। मुश्किल में जब जिम्मेदार व्यक्ति से आप अगर घर में बड़े होंगे तो जिम्मेदार बड़ा होने का जो फर्ज निभाया जाता है इन्होंने निभाया नहीं। और व्हाइट कपड़ा जो है, व्हाइट कपड़ा जो संकेत करता है वो मुर्दे को दिया जाता है। तो हम लोग जो मुर्दा है, क्या कॉकरोच के जितने भी युवा लोग आए हुए हैं और देश के जो पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है आई थिंक सारे लोग ग्रेजुएट होंगे यहाँ जो आए हुए हैं, क्योंकि इनमें एक चेतना है और एक चेतना वहां से इनको खींच लाया है। तो मुर्दा जब सरकार समझती है तो हम क्यों ना समझे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और कल के आंदोलन में आप देख लीजिएगा सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हो पाएगा आंदोलन, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अभिजीत दीपके कह रहे थे 48 घंटे तक आपको साइट बरकरार रखनी है। पुलिस की कोशिशें हैं कि इस साइट को खाली करवाया जाए। सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिए। आइसा के मेंबर्स जो भूख हड़ताल पर बैठे उनको खदेड़ने की कोशिश हुई। यहाँ आए हुए युवा जो है पीटे गए। पुलिस के सामने कहाँ टिक पाओगे इंजीनियर साहब? आप धरातल पर तो देख लो, यहाँ लाखों की युवा है, युवतियां हैं, बहन हैं और बेटियां हैं। ये जिंदा होने का संकेत दे रही हैं और सरकार को घुटना पर जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन का कहना है कि मैं यहाँ तक नहीं जाऊंगा। मैं एक और सोनम वांगचुक, मैं भी सोनम वांगचुक। उपेंद्र साहब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, जिम्मेदारी की बात हो रही थी। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है या पूरे कैबिनेट की आपको लगती है? नहीं, अभी तो जिससे गड़बड़ हुआ है उसी की हम बात करेंगे। अभी पहले ये अभिजीत दीपके ने तो कह दिया ना कि अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी बात होगी सोनम वांगचुक के डिटेंशन के बाद। बिल्कुल होगी। पहले जो हमारी सिलसिलेवार तरीके से जो काम चल रहा है, पहले जहां पर ज्यादा करप्शन हुआ है उसको करेंगे। इसके बाद पूरी कैबिनेट को बदलने की कोशिश हम लोग करेंगे। अच्छा, लाठीचार्ज की बातचीत चल रही है कि शायद हो सकती है। आंसू गैस वासु गैस का तरीका अपनाया जा चुका है, हम देख चुके हैं। उन सब से कैसे भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं भागेंगे, यहीं पर हम लोग खड़े रहेंगे और देखते रहिएगा। और संख्या बढ़ती जा रही है। हमें खबर ये भी है कि बिहार से भी ट्रेनें आ रही है, युवाओं को भरकर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है, हरियाणा से भी आ रहे हैं और संख्या बढ़ रहा है। क्योंकि आवाज जो है आपकी गांव गांव तक पहुंच रहा है, वहां से बच्चे, बुजुर्ग और बूढ़े भी आ रहे हैं। वही बात है, तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। पेपर लीक हुआ, आपका मिनिस्टर जिम्मेदार था, आप एक्शन ले लेते। जी भाई, नजर नहीं होता तो नजारा नहीं होता। सोनम वांगचुक जी जैसे जो लोग हैं वो नजर नहीं होता तो ये नजारा नहीं होता। और सोनम वांगचुक सर नहीं होते तो हम जैसे लोगों का गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। तो अब यहाँ मैं ज्यादा बैठूंगा तो कभी सम्मेलन हो जाएगा या मुशायरा हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र साहब ने जिस जज्बे की बात की है वो यही है कि सरकार जो बेसिक कदम उसको उठाना चाहिए था वो उसने उठाया नहीं। और अब ये जन सैलाब जो है वो जंतर मंतर पर दिख रहा है, खास तौर पर सोनम वांगचुक के डिटेंशन के बाद। क्या अब भी ये सरकार सुनेगी या फिर दमनकारी तरीके से आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी? जो कि अगर आंदोलन दबता है तो आंदोलन और उग्र होगा, आंदोलन और तेज होगा। तो देखते रहिए क्या मोड़ ऊंट बैठता है। हम दिखाते रहेंगे आपको सूरत हाल जंतर मंतर का।